Hello friends, this is Yastetva. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some more MSQs of dimension and basis and finish this topic. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following are subspecies of the vector space R3? A. XYZ such that x plus y equals to 0. B. XYZ such that x minus y equals to 0. C. XYZ such that x plus y equals to 1. And D. XYZ such that x minus y equals to 1. तो सबस्पेस होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, 0 0 एंड 0 बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर सबस्पेस W. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी ऑप्शन देखोगे 0 0 एंड 0 ले ले, तो यहाँ पे x क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 0 होगा। तो अगर हम x प्लस वाई करेंगे तो वो क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पे C में 0 वेक्टर नहीं आएगा, तो हमारा C जो है वो सबस्पेस नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम 0 0 0 वेक्टर ले ले, 0 0 0 वेक्टर ले ले D में से, तो अगर हम x और y देखें तो वो क्या हो गए, 0 0 है, और हम x माइनस वाई करेंगे तो वो हमें क्या मिल रहे होंगे, 0 मिल रहा होगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 1 है। तो हमारा D भी सबस्पेस नहीं है R3। अभी रही बात A एंड B की, तो सबसे पहले A को चेक करते हैं। A में क्या दिया गया है, अगर A ऑप्शन को मैं A ही नाम दे दूं तो उसमें क्या है, एक्स वाई जेड ओके, सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 वेक्टर तो होगा, क्यों होगा भाई, अगर हम 0 0 0 ले ले, 0 0 0 ले ले, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 तो है। अभी सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा, अल्फा यू प्लस बीटा वी है, वो कहाँ पे दिखाना होगा, ए में दिखाना होगा, जहाँ पे हमारा u एंड v जो है वो बिलोंग करेंगे ए में, और अल्फा बीटा जो है वो बिलोंग करेंगे आर में से। ओके, कोई भी स्केलर होंगे। ओके, तो अगर हम u एंड v ले ले, मैं चलिए नेक्स्ट पेज में प्रूव करने की ये कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे a लिखे तो a इक्वल्स टू वेक्टर x कोमा y कोमा z सच दैट हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके, अगर हम u वेक्टर ले ले, u इक्वल्स टू क्या ले ले, x1 y1 और z1 ले ले, तो यहाँ पे u वेक्टर है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, x1 प्लस y1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सिमिलरली अगर हम v वेक्टर ले ले, x2 y2 z2 सच दैट यहाँ पे क्या कर रहा होगा, x2 प्लस y2 0 होगा। ओके, x2 प्लस y2 इक्वल्स टू 0, और अल्फा बीटा तो हम स्केलर ले ही रहे हैं, तो अगर हम अल्फा u प्लस बीटा v लिखने की कोशिश करें और वो हम देखेंगे कि क्या वो a में बिलोंग कर रहा है, तो हम सीधा बोल देंगे कि ये सबस्पेस होगा R3 का। ओके, पर चलिए यहाँ पे लिखते हैं अल्फा u हमारा क्या है, x1 y1 z1 प्लस बीटा u, और यहाँ पे बीटा का v आ जाएगा। ओके, तो v हमारा क्या है, x2 y2 एंड z2, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, z2 होगा। ओके, चलिए मैं यहाँ पे z लिख देता हूँ, z2। ओके, तो x2 y2 z2, तो अगर ये दोनों का सम करें तो हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कोमा अल्फा y1 प्लस बीटा y2 कोमा अल्फा z1 प्लस बीटा z2, ऐसा ही वेक्टर मिलेगा।
अभी हमें देखना क्या है कि इसका और इसका सम क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं वो यहाँ पे कर रहा हूँ। कैसे करेंगे? अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस करना है हमें अल्फा y1 प्लस बीटा y2। तो अल्फा को ये दोनों में से कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा x1 प्लस y1 प्लस बीटा को सेकंड और फोर्थ टर्म में से कॉमन ले रहे हैं x2 प्लस y2। यहाँ पे हमें कंडीशन एक क्या दी गई थी कि x1 प्लस y1 जो है वो हमारा 0 है एंड x2 प्लस y2 जो है वो 0 है। तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो भाई साहब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यस, ये जो है वो हमारा सबस्पेस हो जाएगा। ओके, सिमिलरली हम बी के लिए भी देख लेते हैं। बी को हम बी नाम दे देंगे। ओके, आइए देखते हैं। तो बी हमें क्या दिया गया है? बी इक्वल्स टू वेक्टर एक्स वाई जेड सच दैट, वहां पे हमें कंडीशन दी गई है भाई एक्स माइनस वाई को 0 करना है। ओके, एक्स माइनस वाई को 0 करना है। तो सबसे पहले हमें सबस्पेस प्रूव करने का बोले तो सबसे पहले हमारा टास्क रहेगा कि 0 वेक्टर उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है तो आगे प्रोसीड करेंगे और नहीं कर रहा है तो सीधा बोल देंगे कि ये सबस्पेस नहीं होगा। ओके, अगर हम 0 0 0 को ऑब्जर्व करें, 0 0 0, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? 0 0 है। तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो यस यस, इसमें 0 बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग्स टू बी। सेकंड टास्क हमारा क्या रहेगा? कोई भी दो वेक्टर यहाँ से उठा लेंगे। तो पहला वेक्टर ले रहे हैं हम x1 कोमा y1 कोमा z1। यहाँ पे ये जो वेक्टर है वो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा? x1 माइनस y1 इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, और दूसरा वेक्टर ले ले, इसे हम नाम दे देते हैं u और इसे नाम दे देते हैं v। यहाँ पे v वेक्टर ले ले x2 y2 z2। ओके, तो यहाँ पे ये वेक्टर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? x2 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। आइए चेक करते हैं क्या अल्फा u प्लस बीटा v बी में बिलोंग करता है या नहीं करता है। बीटा v इक्वल्स टू क्या होता है? ओके, अल्फा u हमारा क्या है? x1 y1 z1। यहाँ पे लिखते हैं x1 y1 z1 प्लस बीटा हमारा v क्या है यहाँ पे? x2 y2 z2, x2 y2 z2। आइए सम करते हैं। अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ओके, अल्फा y1 प्लस बीटा y2 कोमा अल्फा z1 माइनस बीटा z2। ओके, अभी हमें कंडीशन कौन सी ऑब्जर्व करनी है कि ये माइनस ये क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आइए वो यहाँ पे करते हैं। अल्फा x1 प्लस बीटा x2 माइनस का अल्फा y1 प्लस बीटा y2, अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ओके, इसको थोड़ा सा इज्जत से लिखे तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 माइनस अल्फा y1 माइनस बीटा y2। तो अल्फा को अगर हम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में से कॉमन ले ले तो अल्फा x1 माइनस y1 और बीटा को हम सेकंड एंड फोर्थ टर्म में से कॉमन ले ले तो x2 माइनस y2। ओके, यहाँ से हमें एक चीज दी गई है x1 माइनस y1 एंड x2 माइनस y2 आर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 इक्वल्स टू 0। तो यस, ये वेक्टर यानी कि अल्फा यू प्लस बीटा वी भी हमारा बी में आ जाएगा। तो यस, ये भी हमारी सबस्पेस हो जाएगी। कुल मिला के ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। वैसे आपको इतनी सारी प्रोसेस ना करनी हो तो मैं एक शॉर्टकट भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सच ऐसी कोई सबस्पेस के लिए हमें पूछा गया हो कि भाई
R3 है और इस टाइप के कुछ वेक्टर्स दिए गए हैं, तो आप सीधा सीधा अगर चेक करना चाहते हो तो ये इज इक्वल टू के उस साइड अगर जीरो है तो वो सबस्पेस हो जाएगा और नहीं है तो वो सबस्पेस नहीं होगा। यानी कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो हमेशा जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे तो चलो चलो एक्स वाई दिया गया है, पर अगर एक्स वाई जेड भी होगा तो भी अगर कांस्टेंट टर्म हमारा अगर जीरो है तो वो ऑलमोस्ट सारे के सारे केस में सब स्पेस बन पा रहा होगा। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट एम एन डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस अमोंग द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ एम एन, डिसाइड विच आर सबस्पेसिस। अभी हमें एम एन की सबस्पेसिस ढूंढनी है। ओके, ए बोल रहा है V1 इक्वल्स टू ऑल दोस A belongs to Mn such that A is non singular। ओके, बी बोल रहा है V2 इक्वल्स टू ऑल दोस A belongs to Mn such that determinant of A equals to 0। ओके, सी बोल रहा है V3 इक्वल्स टू A belongs to Mn such that trace of A equals to 0। ओके, एंड डी बोल रहा है V4 equals to BA such that A belongs to Mn where B is some fixed matrix in Mn। ओके, इतना सारा स्ट्रेस ना लेके हम वन बाय वन ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं और ये n क्रॉस n की जगह हम n की वैल्यू 2 ले लेते हैं ताकि हमें समझने में बिल्कुल आसानी हो। ओके ओके, V1 बोल रहा है V1 इक्वल्स टू A बिलोंग्स टू M2, हम n की जगह 2 ले रहे हैं, सच दैट A इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ओके ओके, अभी हमारी सबसे पहली कंडीशन है कि यहाँ पे 0 बिलोंग्स टू V1 आना चाहिए। अभी 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमें स्पेस दी गई है वो M2 है, यानी कि रियल मैट्रिसेस की स्पेस है 2x2 मैट्रिसेस। और 2x2 मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, 0 0 0 0। क्या ये मैट्रिक्स है वो V1 में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, पहले तो वही चेक करना होगा ना। अगर नहीं किया तो ये सब स्पेस होने से रही। ओके, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल्दो A belongs to M2 such that A is non singular। ऐसा अब ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है। सिंगुलर होने का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो ये सिंगुलर है। जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज सिंगुलर होता है, यहाँ पे तो सिर्फ हमें नॉन सिंगुलर ही मैट्रिक्स लेने हैं, तो ये V1 है वो हमारा सबस्पेस नहीं होगा। ओके ओके, अभी आप V2 में आ जाओ। V2 V2 में हम क्या करेंगे, although A belongs to M2 such that डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ A वो हमारा 0 आ जाए, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो सारी के सारी। ओके, तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स तो आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अगर दो मैट्रिक्स ले लो, दो मैट्रिक्स ले लो, कंडीशन हमारी दूसरी क्या थी, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ही आपको समझाने की ये कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, सपोज हम यहाँ पे भी U ले लेते हैं, U मैट्रिक्स हमारा ऐसा ले लेते हैं 1 0 0 0 ले लेते हैं, और हम ले लेते हैं V जो है वो कौन सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 0 1 ले लेते हैं। अभी हमारी कंडीशन क्या थी कि भाई कोई भी U एंड V हमारा अगर वो स्पेस में हो, वो स्पेस में आने के लिए क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 होना चाहिए। अभी यहाँ पे आप निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ Q निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ V भी है इसी तरीके से 0 आ जाएगा। चलिए ये दोनों तो वो स्पेस में आ गए। अभी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1 ले लो,
और अल्फा यू प्लस बीटा वी करेंगे तो वो हमें क्या मिल रहा होगा, 1 into 1 0 0 0 प्लस बीटा भी हमारा 1 है तो यहाँ पे 0 0 0 1। कुल मिला के ये जो मैट्रिक्स है वो हमें क्या मिल जाएगा, 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसका जो डिटर्मिनेंट ऑफ आई है, इसको अगर आई नाम दे दे तो आई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 1 - 0, तो जो कि 0 नहीं आएगा। ओके, तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए हम बी भी गलत हो जाएगा। दो ऑप्शन तो हो गए। अभी सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, B3 इक्वल्स टू although A belongs to Mn such that trace of A equals to 0. Okay, B3 equals to although A belongs to Mn such that trace of A equals to 0. मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, यही है ना? जी बिल्कुल यही है। अभी आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि कोई भी मैट्रिक्स की ट्रेस 0 है, ट्रेस 0 है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो हम ये चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं कि 0 0 0 0 इसमें आएगा या नहीं आएगा। क्या इस मैट्रिक्स की ट्रेस 0 है? यस है, तो बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा, B3 में हो जाएगा। अभी अल्फा यू प्लस बीटा वी वाली कंडीशन में बढ़ने से पहले आप एक चीज ऑब्जर्व करो, कोई भी हमने मैट्रिक्स ले लिया जिसका ट्रेस 0 है, 1 0 0 -1, इसका ट्रेस भी 0 है। और अगर एक मैट्रिक्स और ले ले, -1 0 0 1, इसका ट्रेस भी 0 है। अगर इसमें कोई भी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी कांस्टेंट ले लो, आप मन चाहे कांस्टेंट ले लो, सपोज हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको हमने ऐड किया। अगर ऐड किया तो ये क्या बन जाएगा, 2 0 0 -2 प्लस -3 0 0 3। अभी ये दोनों को अगर ऐड करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि -3 + 2 1, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अगर इसकी ट्रेस निकाले तो वो हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ओके, तो कुछ इस प्रकार से ये चीज वर्क करता है। एनी हाउ ये कैसे बना मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हमने कोई भी u एंड v बिलोंग्स टू V3 स्पेस में से ले लिया तो वहां पे क्या होगा, ट्रेस ऑफ u है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स u है, वो भी 0 आ रही है, और ट्रेस ऑफ जो मैट्रिक्स v है वो भी 0 आ रही है। अभी अल्फा एंड बीटा कोई भी कांस्टेंट है, तो अगर हम अल्फा u प्लस बीटा v निकालेंगे और इसकी अगर ट्रेस हम निकालेंगे, ट्रेस ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी होगी, वो क्या होगी, ट्रेस ऑफ अल्फा यू प्लस ट्रेस ऑफ बीटा वी होगी। और उसमें भी हम अल्फा को बाहर ले सकते हैं, ट्रेस ऑफ यू प्लस बीटा ट्रेस ऑफ वी होगी। ट्रेस ऑफ यू भी 0, ट्रेस ऑफ वी भी 0, तो यहाँ पे अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0, तो ये भी कहाँ पे बिलोंग कर जाएगा, V3 में। कुछ इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। और डी ऑप्शन में क्या बोला है कि आप बी कोई फिक्स्ड मैट्रिक्स ले लो Mn में से, और ए आप Mn में से बाद में कोई भी मैट्रिक्स लो। ओके, कुल मिला के हमारी स्पेस तो कुछ इस प्रकार से है। V4 की बात करें तो उसमें हमें क्या बोला है कि बी ए सच दैट ए बिलोंग्स टू Mn, बी ए such that A belongs to Mn, ओके, एंड बाहर एक चीज बोली है, और वो चीज कौन सी है, फिर B is some fixed matrix in Mn, B is some
फिक्स्ड मैट्रिक्स इन एम एन। ओके, तो यहाँ पे क्या जीरो को आने में कोई दिक्कत होगी? यहाँ पे हमारा बी सपोज कि कोई भी मैट्रिक्स है, बी कोई भी मैट्रिक्स है, एनी रैंडम ए बी सी डी। ओके, पर ए तो हम यहाँ पे एम एन में से ले सकते हैं ना। तो अगर ए मैट्रिक्स को हमने ले लिया 0 0 0 0, तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? 0 0 0 0। तो ये 0 को आने में कोई दिक्कत है नहीं है सच। और अगर हमने x और y v4 में से ले लिए, कौन से मैट्रिक्स? x एंड y बिलोंग्स टू v4 में से ले लिए, तो x हमारा कैसा दिख रहा होगा? कुछ b टाइम्स यानी कि b इंटू a1 टाइप का दिख रहा होगा, और y जो है वो b टाइम्स कोई a2 टाइप का दिख रहा होगा, जहाँ पे a1 एंड a2 हमारा mn में आ रहा है। ओके, तो अगर अल्फा एंड बीटा हम कोई स्केलर ले ले तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करे। चलिए इससे आगे हम कैसे लिख सकते हैं? अल्फा बी ए वन प्लस बीटा बी ए टू, कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे ना। तो अगर हम बी अल्फा ए वन को यानी कि अल्फा को ए वन से मल्टीप्लाई कर दे, और सेम चीज यहाँ पे करें, अगर बी को इस साइड रहने दे और यहाँ पे बीटा ए टू कर दे, दोनों साइड से b को हम कॉमन ले ही सकते हैं, ये तो रूल के मुताबिक ही है। अल्फा ए वन प्लस बीटा ए टू, हम जानते हैं कि कोई भी अगर ए वन ए टू है एम एन में से और अल्फा बीटा भी हमने कोई स्केलर ले लिया, तो वो तो एक वेक्टर स्पेस है, ये भी एक मैट्रिक्स एम एन में से ही आएगा। तो यस, अगर हम A3 को एक नाम दे दे, A3 इक्वल्स टू अल्फा A1 प्लस बीटा A2। ओके, तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा? Mn में से। अगर ये Mn में से बिलोंग कर गया तो ये भी क्या हो जाएगा? BA3। तो बिलोंग किसने कर जाएगा? V4 में से। ओके, तो यस, अल्फा U प्लस बीटा V यानी कि हमारे नोटेशन में वो भी यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हमारा जो V4 है वो भी Mn का सबस्पेस हो जाएगा। ओके, कुल मिला के C एंड D आर द करेक्ट आंसर्स ओवर हियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए हमें थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट W1, W2 एंड W3 be three distinct subspace of R10 such that each Wi has dimension 9. Okay, let W equals to W1 intersection W2 intersection W3, then we can conclude that A. W may not be a subspace of R10. B. Dimension of W less than or equals to 8. C. Dimension of W greater than or equals to 7. And D. Dimension of W less than or equals to 3. ओके, पहला ऑप्शन तो हम यूं ही डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दो या तीन सबस्पेसीज है उसका जो इंटरसेक्शन है वो तो हमेशा ही सबस्पेस आता है। तो ए ऑप्शन हमारा इस प्रकार से गलत हो जाएगा। अभी हमें चर्चा करनी है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू के बारे में। डब्ल्यू सबस्पेस तो हो ही गया है, डायमेंशन ऑफ W2 के बारे में हमें चर्चा करनी है। वो चर्चा करें उससे पहले मैं आपको R3 और उसके सबस्पेसिस में ले जाना चाहता हूँ। R3 है, R3 ओके, उसमें R3 ओवर R ऑफ कोर्स जिसका डायमेंशन 3 है। मैं यहाँ पे एक सबस्पेसिस बनाता हूँ, W1 ही नाम देता हूँ उससे। उसमें हम कौन कौन से वेक्टर ले रहे हैं? X, Y, Z such that x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। चलिए मैं ये ब्रैकेट तो यूं ही कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ओके,
कुछ इस प्रकार की सबस्पेस ले ली। W2 इक्वल्स टू हमने ऑल दोस वेक्टर x y z ले लिया सच दैट इस बार हम ले रहे हैं y प्लस z इक्वल्स टू 0 लेते हैं। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। और W3 हम वो ले रहे हैं x y z सच दैट x प्लस z इक्वल्स टू 0, x प्लस z इक्वल्स टू 0। कुल मिला के हम ये तीनों सबस्पेस ले रहे हैं। अभी आई होप कि ये सबस्पेस है ऐसा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी इस प्रकार का वेक्टर हो और उसमें कांस्टेंट टर्म 0 आ रही हो तो वो हमेशा ही सबस्पेस होती है। चाहो तो आप अपने तरीके से प्रूव कर सकते हैं। सबस्पेस है, ये चीज क्लियर है। अभी इसके डायमेंशंस के बारे में बात करें तो डायमेंशन हमेशा हम निकालते कैसे हैं। डायमेंशन वैसे एज सच यहाँ पे निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो हमें जो वेक्टर स्पेस दी गई है उसका डायमेंशन और यहाँ पे जो लीनियर इंडिपेंडेंट कंडीशन है उसको माइनस कर दे उस तरीके से, यानी कि यहाँ पे इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ R3, यानी कि जो हमारी वेक्टर स्पेस होती है वो माइनस Li कंडीशन। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कंडीशन है तो वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी। इसका डायमेंशन 3 आता है -1 और ये क्या आ जाएगा 2। ओके, तो ये जो सबस्पेस बनेगी उसका डायमेंशन हमें 2 मिल रहा होगा। दूसरा तरीका ये है डायमेंशन निकालना कि यहाँ पे अगर आप W1 जो है W1 उसमें किस प्रकार के एलिमेंट है, x y z टाइप के हैं और हमें क्या करना है x प्लस y है उसे 0 करना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँ तो W1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x y को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस का x। तो माइनस का x और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेट सच दैट एक्स वाई जेड ऑफ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिख सकते हैं। z यहाँ पे खैर y तो है ही नहीं अभी, फिर भी तो यहाँ पे हमें डायमेंशन अगर निकालना हो तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट एंट्री निकालनी है। ये जो है x है ये इस पे डिपेंड हो गया यानी कि -x, यहाँ पे 1 लेना है तो -1 ही लेना है, 2 लेना है तो -2 ही लेना है। कुल मिलाकर ये दोनों स्लॉट में से हमें एक मिलेगा और ये z अलग से, तो यानी कि डायमेंशन हमारा 2 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू 2। ओके, सिमिलर तरीके से अगर हम W2 का डायमेंशन निकालना चाहे तो उसमें किस प्रकार के वेक्टर होंगे, यहाँ पे y प्लस जेड 0 लेना है तो यहाँ पे x y और यहाँ पे -y आ जाएगा। तो यहाँ पे भी डायमेंशन ऑफ W जो है W2 वो भी क्या आ जाएगा 2। और सिमिलरली W3 में क्या होगा, इस प्रकार से हो गए x y और -x। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W3 जो होगा वो भी हमारा 2 ही होगा। अभी मैं आपको बोलूं कि भाई अगर आप W1 इंटरसेक्शन W2 करोगे तो उसका डायमेंशन क्या होगा, यानी कि मेरा अगर क्वेश्चन हो कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू क्वेश्चन, उसके लिए आप पहले तो ऑब्जर्व करोगे कि W1 हमारा क्या है एक्स वाई जेड है, जहाँ पे हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 लेना है। और W2 हमारी जो सबस्पेस है उसमें क्या है एक्स वाई जेड ही है और वहाँ पे लेना है y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 लेना है। अभी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, W1 इंटरसेक्शन W2 का मतलब क्या होगा, आप ऑल दोस वेक्टर x y z ले लो। ओके, सच दैट x प्लस वाई भी आपका 0 हो जाए और y प्लस जेड जो है वो भी आपका 0 हो जाए। तो मैंने ऐसा आपको बोला ही है कि अगर
दो लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन मिल गई। ओके, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको अगर आपको चेक करना हो तो आप इस प्रकार से मैट्रिक्स फॉर्म में भी चेक कर सकते हो कि 1 1 0 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 0 1 0, तो ये जो मैट्रिक्स है उसकी फुल रैंक आएगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका डायमेंशन अभी 3 - 2 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। अभी ये पहली तरीके से आपको 1 मिला, पर अगर आप ये एक्स वाई जेड को ऑब्जर्व करोगे, एक्स वाई जेड को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे दो कंडीशन है। ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो इससे हम क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई, और y इक्वल्स टू आपको माइनस एक्स लेना होगा। दूसरी कंडीशन है y प्लस जेड इक्वल्स टू 0 है, तो आपको लेना होगा y इक्वल्स टू माइनस जेड और z इक्वल्स टू माइनस वाई। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? तो यहाँ पे अगर आपने x ले लिया तो y को तो आपको हमेशा क्या ही लेना होगा, माइनस एक्स ही लेना होगा, और z को आपको माइनस वाई लेना है। z को आपको माइनस वाई लेना है, पर माइनस वाई का मतलब क्या होता है भाई साहब, माइनस वाई का मतलब होता है कि x, z इक्वल्स टू एक्स लेना है, तो यहाँ पे आपको x लेना है। कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है सिर्फ एक ही एलिमेंट से हम जनरेट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं कि इसका डायमेंशन 1 होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये वाला और ये वाला स्लॉट का जो सम है वो 0, और ये वाला जो स्लॉट है उसका सम भी 0। कुल मिला के ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है वो। ओके, तो वहां पे हमें क्या दिया गया है, R10 और हमें दिया गया है R, और W1 W2 एंड W3 सबस्पेस दिया गया है, सबस्पेस सच दैट डायमेंशन ऑफ W1 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W3 जो है वो हमें 0 लेना, सॉरी 9 लेना है। ओके, तो अगर हम W वेक्टर स्पेस यानी कि सब स्पेस है उसे हम वो वेक्टर फॉर्म की तरह लिखने की कोशिश करें तो वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। और एक चीज और दी गई है, ये वर्ड नोटिस करो आप, डिस्टिंक्ट, यानी कि एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशन नहीं लेंगे, तीनों में अलग अलग कंडीशन लेंगे। ओके, यहाँ पे आ जाओ फिर से आप लोग। तो W1 को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो हम सपोज कर सकते हैं यहाँ पे x1 होगा, तो यहाँ पे सपोज हमारी तरह से 9 डायमेंशन बनाना है इसलिए। ओके, x2 को हम ले लेंगे माइनस का x1, फिर यहाँ पे x3 x4 x5 एंड सो ऑन करके हम ले लेंगे x10 तक। ओके, तो डायमेंशन अगर इस प्रकार का जो वेक्टर होगा वो W1 में आएगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा, एक डिपेंडेंट, बाकी के सारे इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या हो पा रहा होगा, 9 हो पा रहा होगा। ये हमने लिखा W1 के लिए। अभी आप आ जाओ W2 के लिए, वहां पे हम क्या करते हैं, x1 फिर यहाँ पे x2 ले लेते हैं, x3 की जगह माइनस x2, फिर x4 x5 एंड सो ऑन करके x10 तक। तो यहाँ पे भी वो कंडीशन हो गई भाई, यहाँ पे ये इस पे डिपेंड हो गया और बाकी के सारी एंट्री है वो इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे भी डायमेंशन हमारा 9 आ गया। ओके, सिमिलरली अगर हम W3 के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट करें तो x1 x2 x3 को एज इट इज, और x4 जो है वो उसको हम माइनस x3 लिख दे, और यहाँ पे हम x6 एंड सो ऑन 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे आगे x5 एंड सो ऑन करके x10 तक। ओके, तो ये हमारा W3 आ गया। चलिए, यहाँ पे सारे के सारे स्पेसिस में हमारी कंडीशन अलग अलग है, तो सबका डायमेंशन हमें
मिल गया है जो कि 9 है। हमें कुल मिला के डायमेंशन निकालना किसका है? हमें डायमेंशन निकालना है कि ये जो W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 का डायमेंशन निकाल। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आपको ये जो तीनों कंडीशन है, सच हम ये तीनों कंडीशन क्या है वो अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन ले रही है? x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमने ले ली है। यहाँ पे हमने लिया है x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हमने लिया है x3 प्लस x4 इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन ली है। अभी हमें पूछा गया है W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। ये स्पेस अगर हमें बनानी हो तो R टेंस के वो सारे के सारे वेक्टर लेने होंगे जिसमें ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी। ओके, तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी, यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। तो ऐसा अगर वेक्टर में कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा? x1 को x1 ही रहने देंगे। अभी x2 आया तो उसको हम क्या लिख देंगे? माइनस का x1। ओके, यहाँ से लिख ही सकते हैं ना, x2 को माइनस का x1। ओके, सिमिलरली अगर हम x3 यहाँ से निकाले तो वो क्या होगा? माइनस का x2 होगा, पर माइनस का x2 क्या होगा? x1 होगा। 1। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? x4 इक्वल्स टू माइनस का x3, माइनस का x3 इक्वल्स टू हमारा x2 होगा, और x2 इक्वल्स टू माइनस का x1, तो माइनस का x1, फिर यहाँ से शुरू होगा x5 से लेके x10 तक। ओके, यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट एक्स आए हैं, यानी कि x1 को हम x1 1 ही दिखेंगे। अगर उसके साथ माइनस है, ये तो इस पे डिपेंड हो गया, ये भी डिपेंड हो गया, ये भी डिपेंड हो गया, 4 तक के सारे डिपेंड है। यानी कि अगर हमारे पास एक x1 हो और फिर x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10 हो, तो हम ये जो W वाली स्पेस है, यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, उसको जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 2, 3 एंड 4 डिपेंडेंट है 1 पे। तो कुल मिला के ये जितने भी है वो उतना डायमेंशन हो जाएगा। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो डायमेंशन हमारा जो इंटरसेक्शन का होगा वो कितना होगा? 7 होगा। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? लेट px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस एंड सो ऑन प्लस an x to the power n be a non-constant polynomial of degree n greater than or equals to 1. Consider the polynomial qx equals to integration from 0 to x pt dt and rx equals to d by dx of px. Let V denote the vector space of all polynomials in X, then which of the following are true? A. Q and R are linearly independent in V. B. Q and R are linearly dependent in V. C. X to the power n belongs to the linear span of Q and R. And D. X to the power n plus 1 belongs to the linear span of Q and R. Okay. आइए देखते हैं इसे। हमें px क्या दिया गया है? px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस एंड सो ऑन an x टू द पावर n। यहाँ पे जो qx पॉलिनोमियल है, qx वो क्या है? हमारा इंटीग्रेशन करना है 0 टू x pt dt। ओके, एंड rx जो है वो क्या दिया गया है? d बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करना है किसका? px का। इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ qx जो होगा
वो क्या होगा, एक बढ़ जाएगी। ओके, p से 1 डिग्री बढ़ जाएगी। इंटीग्रेशन में यही होता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या होगी, n+1 होगी, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 डिग्री कम हो जाएगी। डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो क्या हो जाएगी, अगर इसकी n है तो यहाँ पे n-1 होगी। यहाँ पे क्या बोला गया है, Q एंड R आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में हमें चर्चा करनी है। अगर आपको मैं ये चीज बोलूं कि एक जो हमारा पोलिनोमियल है, सपोज कि ये इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन किए बिना x⁻³ है और x हमारा है x⁻5, क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कुछ इस प्रकार का सीन तो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट और ये जो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अभी सी में बोला गया है x⁻n belongs to the linear span of q and r and x⁻n+1 belongs to linear span of q and r। अभी उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं px जो है उसे हम ले लेते हैं, लेट अस सपोज 7x+9 ले लेते हैं। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये लेते ही हमारा n क्या बन जाएगा, n=1 बन जाएगा। यहाँ पे चेक किस किस के लिए करना है, n और n+1 के लिए, यानी कि x और x² क्या बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस में, स्पान ऑफ q एंड r, स्पान ऑफ q एंड r। और q एंड r है क्या, q में हमें इंटीग्रेशन करना है और r में हमें डिफरेंशिएशन करना है। q हमारा क्या होगा, qx इक्वल्स टू 0 to x pt ले लेते हैं 7t+9 dt। ओके, तो हम ये इंटीग्रेशन कर दे तो qx इक्वल्स टू 7t² 2+9a 0 से x, यानी कि ये कुल मिला के बन क्या जाएगा, 7x² + 9x। ओके, सिमिलरली अगर हम rx को निकालने की कोशिश करें, rx वहाँ पे तो सिंपली हमें क्या करना है, d/dx ऑफ 7x+9, इसका अगर हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो हमें 7 मिल जाएगा। ओके, स्पान ऑफ q एंड r निकालना है। अभी स्पान ऑफ q एंड r निकालने के लिए सिंपली हमें अल्फा बीटा से इसको मल्टीप्लाई करना हो। यहाँ पे अगर स्पान ऑफ q एंड r निकालना है तो वो क्या होगा, अल्फा टाइम्स पहला वाला पोलिनोमियल मिला वो 7x² 2+9x प्लस बीटा टाइम्स 7। ओके, कुल मिला के ये चीज हमें मिल क्या रहेगी, अल्फा बीटा कोई भी स्केलर हो गए। ओके, 7α x² 2+9α x+7 अल्फा बीटा एनी स्केलर। अभी हमें दिखाना है कि क्या x इसमें है या x² इसमें है। x यहाँ पे बता दिया तो हम ये c बोल सकते हैं और x² बता दिया तो हम d बोल सकते हैं, पर उसके लिए हमें दिखाना होगा। दिखाना है तो ये x को हम इसी फॉर्म में लिख पा रहे होंगे। x हमें क्या मिल रहेगा, x इक्वल्स टू 7α x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9α x+7 बीटा। कुल मिला के ये हमारा 9α 0 होना चाहिए, सॉरी 1 होना चाहिए। ओके, 9α 1 होना चाहिए, इम्प्लाइज हमारा अल्फा क्या होना चाहिए, 1/9 होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो तो ये चीज़ हमारी 0 होनी चाहिए, 7α/2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो अल्फा हमारा 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमारा
सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर को अगर इसमें दिखाना है, एक्स स्क्वायर को अगर हमें दिखाना है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते होंगे, तो यहाँ पे 7 अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 अल्फा एक्स प्लस 7 बीटा, कुछ इस प्रकार से लिख पा रहे होंगे तभी तो बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 1 इक्वल्स टू 7 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, तो हम अल्फा को बोल सकते हैं 2/7। पर यहीं अगर 9 अल्फा इक्वल्स टू 0 होगा तो अल्फा 0 होगा, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ये दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कुल मिला के ए इज द ओनली करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। ए फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, देख W1 इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए बी माइनस बी टू ए such that AB belongs to R and W2 equals to matrix AB minus B minus A such that A belongs to R. Be two subspecies of M2R. Okay, 2 cross 2 matrices over the real number. Which of the following statements are true? A. W1 intersection W2 equals to only matrix 0 0 0 0. B बोल रहा है 0 0 0 0 is a proper subset of W1 intersection W2. D ऑप्शन बोल रहा है W1 plus W2 equals to M2R. D ऑप्शन बोल रहा है W1 plus W2 is a proper subset of M2R. क्लियरली यहाँ पे कोई दो ऑप्शन ही सही होंगे क्योंकि एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्शन टाइप एग्जांपल्स है। यहाँ पे पहला चीज ऑब्जर्व करो, W1 में ऐसे वेक्टर दिए गए W1 इक्वल्स टू ऑल दोस मैट्रिसेस A B माइनस B और 2A। ओके, यहाँ पे हमें A एंड B कोई भी रियल नंबर लेने हैं। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर है। W2 में हमें कौन से मैट्रिक्स लेने हैं, A B माइनस B और माइनस A लेने हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, A एंड B हमें कोई भी रियल नंबर लेने हैं। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। मैं आपको बोलूँ कि सिर्फ 0 0 मैट्रिक्स यहाँ पे इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर वो कैसे नहीं आएगा, क्योंकि आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो कुछ इस प्रकार का 0 B माइनस B 0, इस टाइप का कोई भी मैट्रिक्स ले लिया तो ये W1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और W2 को भी सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेगा, W1 में आने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर A है तो यहाँ पे 2A होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0 0, B है तो माइनस B होना चाहिए, यस ये भी होगा। यहाँ पे आने के लिए क्या A माइनस A होना चाहिए, यस 0 इक्वल्स टू माइनस 0 0 ही होता है, B माइनस B होना चाहिए, यस। भाई साहब ये जो W1 इंटरसेक्शन W2 है उसमें इस प्रकार के सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे, ये भी कोई भी नॉन जीरो या जीरो नंबर हो सकता है, तो ये चीज तो सरासर गलत है। यस, जीरो मैट्रिक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये चीज सही है। सी ऑप्शन देखो, क्या W1 प्लस W2 M2R आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मुझे बताओ कि M2R है, M2R है, उसकी डायमेंशन क्या होगी। M2R में आपको पूछूं कि M2R है उसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन ऑफ M2R इक्वल्स टू 4 है। ओके, 4 से अगर कुछ भी कम आ गया W1 प्लस W2 में तो ये चीज गलत हो जाएगी। ओके,
पर इसके लिए हमें समझना होगा कि किस प्रकार से ये मैट्रिसेस वर्क कर रहे हैं। मैं W1 का जो मैट्रिसेस है उसे x और y की फॉर्म में लिख रहा हूँ और W2 को जो है वो ए बी के फॉर्म में ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई टू एक्स, ओके, एक्स वाई माइनस वाई और टू, कुछ इस प्रकार से ही लिख पा रहे होंगे ना, एक्स वाई माइनस वाई एंड टू एक्स, यस। इसको हम उसी फॉर्म में रहने देते हैं, ए बी माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी माइनस पे ए बी एंड एक्स वाई कोई भी रियल नंबर है, ओके। तो अगर हम W1 प्लस W2 को ऑब्जर्व करें तो ये दोनों मैट्रिसेस का हमें सम करना होगा और सम करना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, y प्लस बी हो जाएगा, माइनस वाई माइनस बी हो जाएगा और 2x माइनस ए हो जाएगा, ओके। कुल मिला के ये कोई रियल नंबर ही हो गए, ऐसा नहीं है कि ये दो है तो दो अलग अलग, ये रियल नंबर ही, ओके। पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x प्लस ए को ही रहने दो, यहाँ पे y प्लस बी को ही रहने दो। यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन ले लोगे तो y प्लस बी हो जाएगा, 2x माइनस ए हो जाएगा। इसको जो है यानी कि इसको जो है इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे माइनस एक्स होगा, यहाँ पे b होगा तो यहाँ पे माइनस b होगा, a होगा माइनस a होगा। कुल मिला के यहाँ से हम डायमेंशन में सिर्फ एक एंट्री लेंगे, एक ये एंट्री और ये एक ये एंट्री। यानी कि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ जो W1 प्लस W2 होगा वो कितना होगा, 3 ही होगा, जो कि नॉट इक्वल्स टू 4 है। तो ये दोनों इक्वल्स तो होने से रहे, तो ये वाली चीज जो है वो गलत हो जाएगी। यस, W1 प्लस W2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ M2R। यस, ये चीज हमारी सही होगी, ओके। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द linear transformation. Till then, keep learning and keep evolving. Thank you so much for watching this video.